बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इस अजीम सल्तनत को जहाँ बहुत सारी नेमतों से नवाजा, उनमें एक मीठा पानी भी है जो बारिशों और दुनिया के बड़े तरीन ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। और ये पानी जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ जिंदगी दिए चला जाता है। इस पानी के गुजरगाह के इर्द गिर्द आबगाहें बसती चली जाती हैं जिनके अंदर अनवाओ अक़साम की जिंदगी पनपती है, जिसमें मछलियाँ, झींगे, केकड़े और दूसरे आबी जानदार हैं और मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और जंगलात उगते हैं जो हमारी दवाइयों के अंदर, हमारी खुराक के अंदर और हमारी अमारती और इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की वेटलैंड्स यानी आबगाहों से मुतालिक है। हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में किन किन अनवाओ अक़साम की आबगाहें मौजूद हैं जिन्हें महफूज करके हम पाकिस्तान के इकोसिस्टम को बचा सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को उन नेमतों से बारावर करवा सकते हैं और किस तरह उनके अंदर बेहतरी मुमकिन बना सकते हैं। इसी सिलसिले में मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब। आप डीजी रहे वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स के और उसके साथ साथ वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पंजाब भी रहे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको बाय डेफिनेशन ये जानना चाहूँ कि वेटलैंड, जिसे उर्दू में आबगाह कहा जाता है, वो किस इलाके को कहा जाता है? आबगाह किसी भी इलाके में जहाँ पानी मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द ज़मीन भी हो तो उसे हम आबगाह कहते हैं। आबगाह की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जी बताइए। इनमें बेसिक बुनियादी तौर पर ये इंसान की बनाई हुई हैं या कुदरती तौर पर आबगाह की सूरत में मौजूद थी। ठीक। इसकी 5 बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म तो समुद्री आबगाहें हैं, इसके साथ साथ साहिली आबगाहें, कुछ ऐसी आबगाहें हैं जो झीलों के साथ मुंसलिक हैं। दरियाओं के साथ मुंसलिक आबगाहों को दरियाई आबगाहें भी कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ दलदली आबगाहें हैं जिन्हें हम अंग्रेज़ी में मार्शेस कह सकते हैं कि ये मार्शलैंड्स हैं। इनमें दलदली इलाका है, पानी इसमें खड़ा रहता है और एक दलदल की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसमें किसी भी किस्म की नबातात की का उगना मुश्किल हो जाता है जब तक उसमें से पानी ना निकाला जाए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर इन 5 अक़साम में से कितनी अक़साम की वेटलैंड्स आबगाहें पाई जाती हैं? ये सभी जो अक़साम मैंने आपको बताई हैं ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। यानी कि पाकिस्तान में सारी अक़साम पाई जाती हैं? सारी अक़साम पाई जाती हैं। जो हम आबगाहों को क्लासीफाई करते हैं या उनकी मुख्तलिफ़ किस्मों को बताते हैं तो 22 मुख्तलिफ़ किस्म की आबगाहें हैं जिनमें से 19 आबगाहें पाकिस्तान में 19 किस्म की आबगाहें पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा। और ये सारे मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं। ठीक है। आबगाहों को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि झीलों के साथ हैं तो मुख्तलिफ़ इलाके हैं। मसलन हमारे पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में आबगाहों की हैयत डिफरेंट होगी उन इलाकों की निस्बत जो मैदानी इलाकों में आपको मिलेंगी। पहाड़ी इलाकों में हाई हिल्स जिन्हें कहा जाता है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रम्बर लेक को नेशनल पार्क डिक्लेयर करवाया है। क्रम्बर लेक ये चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे वाक़ है। ठीक। और शायद सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पे ये मौजूद है। ऐसी आबगाहें ग्लेशियर से पानी लेती हैं और इनकी सूरत ग्लेशियर के पानी ही की तरह की वजह से बनती है। जैसे ज़रा सर्दियों में ये जम जाती हैं। ठीक है। और गर्मियों में जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो इनकी ये आबगाह की सूरत में ज़ाहिर हो जाती हैं। ज़रा नीचे आ जाएं तो दरिया भी आबगाहें हैं। मसलन गिलगित दरिया है, दरिया सिंध है, ये सारे के सारे आबगाहों की सूरत ही हैं। ठीक है।
मैदानों में अगर आप देख लें सॉल्ट रेंज की आबगाहें मशहूर आबगाहें हैं। इनमें 5 आबगाहें ज़्यादा मशहूर हैं। उछाली है, खवेकी है, झालर है, कलर कहार है, नमल है। ज़रा और नीचे आ जाएं तो पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबगाहें हुआ करती थीं जो अब बहुत कम रह गई हैं। ठीक। वजह इसकी यही है कि हमने उन आबगाहों का पानी निकाल के उसमें फसलें काश्त करना शुरू कर दी, ज़रूरी रकमों के तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा और नीचे चले जाएं तो सिंध में बहुत ज़्यादा आबगाहें हैं। सिंध में पंजाब से ज़्यादा आबगाहें ज़्यादा आबगाहें हैं क्योंकि सिंध में पानी इकट्ठा होता रहा है। ठीक। दरिया सिंध का सारा पानी जो बिखर जाता था वहाँ जाके, ठीक, वो मुख्तलिफ जो डिप्रेशंस थे, निचली जगहें थीं, उन पे पानी इकट्ठा होता रहा और वो आबगाह की सूरत इख्तियार करता चला गया। ये आबगाहें भी कम होती चली जा रही हैं क्योंकि हमने उन्हें उस पानी को निकाल कर ज़रूरी ज़मीनों में शामिल करना शुरू कर दिया है। ठीक है। लेकिन जब से पानी हमने ज़रूरी ज़मीनों को देना शुरू किया है तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी की ज़्यादती की वजह से या नहरों से पानी की सीपेज की वजह से ये पानी ज़मीन में इकट्ठा होता चला गया और वो जगह सेम और थोर का शिकार होती चली गई। जो सेम है, सेम में पानी इकट्ठा होता रहता है, इसकी वजह से भी बहुत सी आबगाहें बन गई हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पर ज़ेरे सिंध में ज़्यादातर आबगाहें वो हैं जो इस सीपेज के वाटर की वजह से या सेम के पानी की वजह से बनी हैं। ठीक। इन आबगाहों का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है उन आबगाहों के स्ट्रक्चर से जो कुदरती तौर पर बनी है। ठीक है। यहाँ फिर इसके बाद ज़रा नीचे आ जाएं तो समुंदर के साथ साथ जितनी साहिली इलाका है जी, क्रीक्स हैं और क्रीक्स हैं, समुंदर में 6 फुट की गहराई तक साहिल के साथ साथ जितना इलाका है वो भी आबगाह कहलाता है। साहिल से लेकर खुश्की से लेकर और जहाँ तक समंदर 6 फुट तक गहरा है वो पट्टी सारी की सारी वेटलैंड कहलाती है। ठीक है। इसके साथ ही साहिली पट्टी पे जितने पानी इकट्ठे हुए होंगे वो भी वेटलैंड्स कहलाएंगे। ठीक है। कुछ जैसे मैंने पहले बताया ऐसी आबगाहें हैं जो कुदरती तौर पर, कुछ ऐसी आबगाहें हैं जिन्हें हमने ख़ुद बनाया है। ठीक। इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे डैम्स हैं। मसलन तरबेला डैम है, मंगला है, चश्मा है, गुड्डू है, वारसक है, तौंसा है, ये सारी की सारी आबगाहें। ठीक है। इसके अलावा हालेजी लेक सिंध में एक बड़ी मशहूर झील है जिसका पानी किसी ज़माने में कराची को भी दिया जाता था पीने के लिए। ठीक है। वो इंसान की बनाई हुई है। अच्छा। 17 मील का इलाका है, मील स्क्वायर का इलाका है जिसमें ये आबगाह बनाई गई है और इसे एक नहर से पानी दिया जाता था ताकि साल में 7 दिन जब किंझर से पानी कराची को नहीं दिया जाता था सफाई की वजह से, तो इस इलाके से उसे पानी मुहैया किया जाता था कराची में। अब ये नहीं होता क्योंकि कराची में पानी अब हब की वजह से हब से आ जाता है। ठीक है। हब भी हमारी एक मशहूर आबगाह है। बलूचिस्तान की अगर आबगाहों का हम जिक्र करें तो बलूचिस्तान में किस किस मुकाम पर है? बलूचिस्तान में मुख्तलिफ आबगाहें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक तो 5 दरियाओं के साथ साथ आबगाहें हैं। जहाँ जहाँ दरिया का पानी इकट्ठा होता है वहाँ आबगाह बन जाती है। ठीक है। दरियाओं में पानी हमेशा नहीं रहता बलूचिस्तान में क्योंकि बलूचिस्तान में पानी की कमी है। बारिश होती है तो दरिया में पानी आ जाता है और उसके बाद दरिया खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहें ऐसी रहती हैं हर दरिया में जहाँ पे पानी डिप्रेशन में इकट्ठा हुआ रहता है। बिल्कुल, पूरा वो भी आबगाहें हैं। हिंगोल दरिया का मैंने सर्वे किया है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसमें बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस किस्म की गहराई वाली जगह हैं जहाँ पानी इकट्ठा हुआ रहता है और वो अपना जो उसका मकसद है वो पूरा होता रहता है। डॉक्टर साहब, हम आते हैं कि ये जो आबगाहें हैं इनके क्या ज़रूरी है ये किसी इलाके के इको कल्चर के लिए, उस इलाके की डायनामिक्स के लिए, उस इलाके के माहौल के लिए? आबगाहों के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, उनकी ज़रूरत है और उनके फ़ायदे हैं। 4 बड़े बड़े जो फ़ायदे हैं उनमें से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये प्रोविजनिंग करती हैं। प्रोविजनिंग से मेरी मुराद ये है कि ये चीज़ें मुहैया करती हैं।
किस किस्म की चीज़ें मुहैया करती हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए, तो लकड़ी, खुराक मुहैया करती हैं। अच्छा, इंसान की ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करती हैं। खुराक के लिए सब करीबन सब आबगाहें मछली बिल्कुल, मुहैया करती हैं। इसके अलावा जो नबातात वहाँ पे होती है उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, इसके आबगी रकबों में दरख्त होते हैं जो बिल्कुल, लकड़ी मुहैया करते हैं। लकड़ी इमारती लकड़ी भी हो सकती है, जलाने की लकड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल, इन्हीं के साथ साथ ऐसे इलाके हैं जहाँ चराई के लिए घास भी मिलती है। जी, कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनके पत्ते भी जानवर खाते हैं। ये सारी की सारी प्रोविजनिंग है। पानी सबसे बड़ी प्रोविजन है जो हमारी आबगाहें मुहैया करती हैं। पानी अगर आप आबगी रकबों से शुरू करें, आबगी रकबे ऐसे हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और वहाँ से पानी बहकर नीचे आता है। जी, पहाड़ी इलाके हमारे आबगी रकबे हैं, ठीक, सारे के सारे दरिया, और उनमें मुख्तलिफ झीलें जो वहाँ पे बनती हैं और उनसे जो पानी मिलता है ये सारे का सारा इन झीलों की वजह से है। ठीक है, बारिश होती है, दरख्तों पे पानी गिरता है, ज़मीन पे पानी गिरता है। बिल्कुल, पानी दो तरीक़ों से दरिया में आता है। एक तो सीधा सीधा पानी बह के दरिया में आ गया, बिल्कुल, दूसरा ज़मीन में जज्ब हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ने इसे, ज़मीन के एक्वीफर से इसे ने अपनी डाउन स्लोप पे बहना शुरू कर दिया। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते ये दरिया में शामिल हो जाता है। ठीक है, जो पानी अचानक दरिया में आ जाता है बहकर, जी, उसकी वजह से सैलाब आते हैं। बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 2010 का और 2011 का सैलाब आया था। जी, अब तो सैलाब बहुत कम हो गए हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल सैलाब थे जो आए। ठीक, बांध कर, रेजरवायर बना के, डैम बना के हमने सैलाबों को बहुत कम कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद हर 5 साल में कम से कम एक मरतबा इतना सैलाब आ जाता है कि ये डैम्स की हद की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो पानी सारे का सारा समुंदर में बहकर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि पानी सिर्फ़ अगर हम सैलाब को रोक लेते हैं या पानी को किसी दूसरी सूरत में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुंदर को पानी की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर यह कह दिया जाता है कि जी समुंदर में जितना पानी चला गया वो ज़ाया हो गया। नहीं जी, खास समुंदर में पानी ज़ाया नहीं होता, बिल्कुल, उसकी अपनी ज़रूरत है। समुंदर में जो हयात है, जो समुंदर का अपना इकोलॉजी का प्रोसेस है, उसे भी पूरा होना होता है, जिसके लिए सैलाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इसी सिलसिले में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पर मुझे प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं कि ये वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।